नमस्ते दर्शकों, रीजनल साइंस सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनल साइंस सेंटर में हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करने वाले हैं जो एक साइंटिस्ट तो है ही, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स के स्पेशलिस्ट भी हैं। सर ने इंडिया के जाने माने इंस्टीट्यूट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च से अपनी पीएचडी कंप्लीट करी है खगोल भौतिकी में, यानी कि एस्ट्रोफिज़िक्स में। अब जिनको एस्ट्रोफिज़िक्स सब्जेक्ट का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एस्ट्रोफिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, तारों के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स और एलियंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सर से, और आपको ये भी बता दें कि सर ने 4 बड़ी टेलीस्कोप पे काम किया है, जिन्हें आप आज अमेरिका, रूस और भारत के अंतरिक्ष जो हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए उनमें आप देख सकते हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी आपको जानकारी हासिल होगी अभी सर से बात करने पर। तो मैं प्लीज़ वेलकम साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर मयंक वाहिया सर का। तो एक तो बहुत खुशी है मुझे रीजनल साइंस सेंटर में आने की। बच्चों से बात करने का मज़ा अलग ही होता है। तो मैं अभी तो खैर रिटायर हो चुका हूँ, मगर जब मैंने रिसर्च शुरू की, जब मैं स्कूल में था तब शायद किसी ने लेक्चर दिया था एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में और मुझे बहुत पसंद आया था। तो उसके बाद मैंने ठान ली थी कि मैं एस्ट्रोफिज़िक्स करूँगा। अब एस्ट्रोफिज़िक्स करना है तो फिज़िक्स करनी पड़ती है, क्योंकि एस्ट्रोफिज़िक्स या एस्ट्रोनॉमी का ही है, उसका फाउंडेशन फिज़िक्स होता है। तो मैंने एमएससी फ़िज़िक्स करी, बाद में टीआईएफआर में मैं स्टूडेंट के हिसाब से ज्वाइन हो गया, वहाँ पीएचडी करी और फिर वहीं रह गया। तो मैं एस्ट्रोनॉमी में था। अब एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि अगर आपको बहुत बड़े इवेंट देखने हैं, बहुत ताकतवर इवेंट्स अगर देखने हैं ब्रह्मांड में, तो वो ज़मीन पर से आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो सब उनको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो स्पेस में जाना ज़रूरी था। अब 1980 का 70 का ज़माना था जब इंडियन सैटेलाइट इतने अच्छे नहीं थे। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, जो पहला टेलीस्कोप हमने भेजा, वो अमेरिका के स्पेस शटल पे भेजा था आज से कुछ 40 साल पहले। वो 7 दिन स्पेस में रहा, फिर पृथ्वी पर वापस आया और उसने जो देखा था उससे हमने काफ़ी नई जानकारी मिली। उसमें क्या होता है कि जैसे सूरज है, वो सूरज से जैसे पृथ्वी पे वॉल्केनो होते हैं, ऐसे सूरज पे भी वॉल्केनो जैसा होता है। इसकी वजह से बहुत सारा सोलर विंड निकलता है। तो सोलर से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, वो जाके कहीं बाहर के ब्रह्मांड से मिलते हैं। तो करीब पृथ्वी और सूरज का डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पकड़ लें तो करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक सूरज का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद सोलर विंड के बाद वो इंटरस्टेलर हो जाता है। तो वो जो 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे क्या क्या होता है, क्योंकि वहाँ जो होता है उसकी वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भी फ़र्क पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर में हमने जो फ़र्क देखा, जो बदलाव देखा, उसके हिसाब से हमको पता चला कि वो जो 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। तो वो पहला एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हमने किए वो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में किए, कि एक्सरे जो तारों से आते हैं, गैलेक्सी से आते हैं, ब्लैक होल से आते हैं, वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो उसके लिए हमने पहला जो टेलीस्कोप यूज़ किया वो रशियन टेलीस्कोप था, जिसमें हमने सूरज के बारे में पढ़ा। जो बाकी के 3 जो मिशन उसके बाद जो हमने किए वो भारत से ही किए, क्योंकि अब भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी सही हो चुकी है और काफ़ी कुछ जानकारी मिली कि ब्लैक होल कैसे काम करते हैं, तारे कैसे काम करते हैं वगैरह। सर एक प्रश्न था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि ब्लैक होल्स के अंदर तो लाइट भी वापस जाके रिटर्न नहीं आती, तो हम ब्लैक होल्स को देख कैसे पाते हैं कि ब्लैक होल हैं? हम ब्लैक होल को देख तो नहीं सकते, जैसे आपने कहा प्रकाश भी बाहर नहीं आता है उससे, मगर जो मटेरियल्स ब्लैक होल के अंदर जाती है वो अपना एक जो अंतिम जो उसकी आवाज़ निकलती है वो हम देख सकते हैं। तो जो मटेरियल जो अंदर जा रही है वो जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अंत में दे के जाती है, वो रेडिएशन हम पकड़ सकते हैं और उस रेडिएशन से हमको पता चल रहा है कि क्या अंदर गया और कितना अंदर गया। दूसरा ये होता है कि जब मटेरियल ब्लैक होल में पड़ता है, बहुत तेज़ी से पड़ता है, तो उसकी वजह से कुछ मटेरियल है जो ब्लैक होल जो जैसे घूमता है उसके पोल्स से बाहर आता है
तो उसको जेट्स कहते हैं। तो हम जेट्स देख सकते हैं, और हमारे जो टेलीस्कोप्स थे उन्होंने तो मटेरियल को ब्लैक होल के अंदर पड़ते हुए देखा है। उस प्रकार से पता चलता है कि यहाँ ब्लैक होल है, क्योंकि इतनी स्पीड से वो जो मटेरियल गिर रही थी वो किसी और तारे वगैरह से नहीं गिरी, वो ब्लैक होल में ही जाना था उसको। तो उस हिसाब से हम ब्लैक होल स्टडी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, जो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है सर, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि एक और सवाल था एक स्टूडेंट का, कि जो ऊपर स्पेस में हम टेलीस्कोप भेज रहे हैं और हम स्पेस क्राफ्ट भेज रहे हैं, तो ऊपर जो कचरा हो रहा है टन्स में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंसानों को कचरा करने की बहुत पुरानी आदत है, और कचरा निकालना कभी इंसान सीखे नहीं हैं। तो स्पेस में अगर आप जाएं तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आज स्पेस में इतना कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आप रॉकेट भेज दीजिएगा तो रॉकेट की फ्यूम से लेके ख़राब हो गए हुए रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट वगैरह, रॉकेट के पार्ट वगैरह सब वहीं पड़े हुए हैं। तो पृथ्वी से अगर आप 300-400 किलोमीटर की दूरी पे जाएं, जहाँ की स्पेस स्टेशन वगैरह होता है, वहाँ तो इतने पार्टिकल्स हैं कि पूछे मतलब लाखों की संख्या में हैं। और आज मैं जब लेक्चर की बात करूँगा, अंत में इसकी बात करूँगा, और उसकी गति भी काफ़ी होती है, वो करीब 80 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जाते हैं। तो अगर आपका स्पेस सूट हो तो अगर उसको लग जाए तो वो फट जाएगा, आदमी मर जाएगा वहीं के वहीं। तो स्पेस गार्बेज या स्पेस जंक जिसको कहते हैं, या स्पेस डेब्री जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके बारे में लोग सोच रहे हैं, कुछ करने की बातचीत चल रही है, मगर अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया है। सब वहाँ कचरा जमा हुए जा रहा है, और आने वाले दिनों में जब सैटेलाइट ऊपर जाएंगे तब उनको दिक्कत ज़रूर होगी। सही सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि आपने एस्ट्रोफिजिक्स से PhD करी है, देन आप रिसर्च करने लगे सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमी को सभी पसंद करते हैं। अगर हम तारों की बातें करें तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि स्टार फैसिनेटिंग एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो चूज़ कैसे करें इस सब्जेक्ट को? और जैसे आप जिस लेवल पे हैं, TIFR जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है, रिसर्च किया है, तो आप अपनी जर्नी को थोड़ा मतलब आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप वहाँ पर पहुँचे? आप थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे तो। हाँ, तो स्पेस के बारे में 3 चीज़ें होती है। एक होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें रॉकेट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री लगती है, और काफ़ी इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है। दूसरा होता है नियर, आजकल तो अर्थ स्टडीज़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और तीसरा होता है जो एस्ट्रोनॉमी, जो मैंने किया है। तो एस्ट्रोनॉमी फ़िज़िक्स का एक भाग है। आपको एस्ट्रोनॉमी में कितना भी इंटरेस्ट हो, मगर आप जब BSc MSc कर रहे हो तब आपको फ़िज़िक्स ठीक से पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि कुदरत जब मैथमेटिक्स में बोलती है ना, तब बहुत आसान तरीके से बोलती है। तो मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स करना है जो कि आपको स्कूल में, कॉलेज में सिखाया जाता है, और वो मैथमेटिक्स फ़िज़िक्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको वो समझना चाहिए। तो आपको फ़िज़िक्स और मैथ्स में पहले तो MSc करना चाहिए। लोग BTech भी करते हैं आजकल, IITs में 4 साल का BTech भी होता है, वो भी अच्छे कोर्सेज हैं। तो कहीं आपको 20-22 की उम्र तक पहले तो ठीक से फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स पढ़ना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से। उसके बाद आपको किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले, इसके लिए आपको तलाश करनी होती है। अब उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में कम लोगों को लेते हैं, तो हर एक को तो जगह नहीं मिलती। मगर आजकल तो भारत में और दुनिया भर में ये विषय इतनी बढ़ाई पे है कि बहुत हो। तो विज्ञान और साइंटिस्ट का ये एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी तरह से नहीं आ गया है तो दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि आप डॉक्टरी में अगर ठीक से नहीं पढ़े या इंजीनियरिंग में आप ठीक से नहीं पढ़े तो आप एवरेज इंजीनियर, एवरेज डॉक्टर बन सकते हैं। साइंटिस्ट में एवरेज नहीं होता, या तो आप अच्छे हों या तो फिर आपको टेक्नीशियन बनना पड़ता है। तो तो प्योर साइंस की यही दिक्कत है कि एक्सेलेंस इज़ अ नेसेसिटी। आपको एक्सेल करना ही, और उसके लिए मेहनत किसी और कुछ नहीं है। कोई ऊपर से जब आता है तब ऊपर से आता है तब विज्ञान सीख के नहीं आता है, उसको बैठ के मेहनत करके ही करनी पड़ती है। इट्स 99% परस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। तो आपको बैठ के वो मेहनत करनी है, फिज़िक्स ठीक से सीखना है। कहीं इंस्टीट्यूट, अच्छी इंस्टीट्यूट में अगर PhD कर ली तो आप काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं।